देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन ऑब्वियस से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन ये। देखिए दिया हुआ है 2/x 3/y 10/z = 4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। फिर दिया है 4/x 4/x - 6/y + 5/z = 1। इसको सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं। और फिर दिया है 6/x + 9/y - 20/z = 2 दिया हुआ है। इसको थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं। देखिए ये सिंपल अगर 2x 3y 10z दिया होता तो हम डायरेक्टली इसको मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं, जैसे a x y z और उसके साइड में हम लोग कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते आ जाता। लेकिन अपॉन x दिया हुआ है 1/x 1/y 1/z। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/x 1/y 1/z को पहले हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें 1/x को हम लोग यहाँ पे हटाने के लिए मान ले रहे हैं। 1/x को u है, 1/y को मान ले रहे हैं v है और 1/z को मान ले रहे हैं c, मतलब w है। u भी w मान लिया हमने। अब जब पुटअप करेंगे इक्वेशन में तो देखिए क्या हो जाएगा। 2/x था तो इसको लिख सकते हैं 2u 3v 10 w = 4। देखिए इसको मानने के लिए हम लोग u v w हमने मान लिया है। कुछ भी मान सकते थे, a b c भी मान सकते हैं, p q r भी मान सकते हैं, लेकिन हमने u v w जनरली मान लिया। तो देखिए मेरा हो गया 4u - 6v + 5w = 1, 6u + 9v - 20w = 2। ये क्वेश्चन हमारा u v w के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है जब लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स है और u v w हमारा डिफरेंट होता है और फिर साइड में हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है ना, यानी कि हमारा फॉर्म होता है ax = b के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पे x = a इनवर्स b हो जाता है और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो है a इनवर्स फाइंड करना होता है और इसी ये b की वैल्यू होती है हमारी। ठीक है ना, और u v w जो होता है हमारा x मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। तो इसी को लेकर के हमें सॉल्व करना होता है। तो a की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इसके कांस्टेंट को लेंगे, कोएफिशिएंट को लेंगे इसके, जैसे 2 3 10 4 - 6 5, फिर दिया है 6 9 20 -20। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे जो है हमें a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने का हमें प्रोसेस पता है कि 1/डिटर्मिनेंट a × एडजॉइंट ऑफ a होता है। ठीक है ना, या एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a लिख सकते हैं इसको। ये हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट a फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ जाता है तो फिर हमें आगे की प्रक्रिया हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं, हम लोग उसी को लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a हो जाएगा, देखो एक्सपेंस करेंगे तो 2 को लिया हमने, अब 3 को लेंगे, इसके कलम रो को ढकेंगे और ढक के देखो इसको हमें ऐसे एक्सपेंस कर रहे हैं। और देखिए ये मेरा हो गया एक्सपेंसन, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, क्रॉस एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट रो को लेकर हम एक्सपेंस किए हैं। तो इसका देखिए हम 120 - 45 का माइनस करके जब 2 का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 330 और इसको ऐड करेंगे 72 720 आ जाएगा और सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। अब 1200 देखिए 0 के इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आता तो हम बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब a हमारा जो है क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है
और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है तो हम इसको बता सकते हैं कंसिस्टेंट भी है। जैसे होता है ना, कौन सा फंक्शन आपका कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसी से हमें क्या करना है, अब u भी w को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस डिटरमिनेंट a से एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसके अलग अलग एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23। तो a11 लेते हैं तो देखो 1 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, और 2 का मतलब इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा इसकी वैल्यू। और 2 लेंगे, इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो देखो ये मेरा टर्म आ जाएगा 6 2 जा 120 और -45। ठीक, यानी कि आ जाएगा 75। इस तरह a12 निकालेंगे। अब देखो 1 + 2 नेगेटिव आएगा, 3 ऑड आएगा तो ऑड का मतलब नेगेटिव आ गया यहाँ पे। अब इसके रो कॉलम को ढकेंगे तो ये आ जाएगा -80 और -30, यानी कि आ जाएगा -110 होगा, प्लस हो जाएगा 110। a13 निकालते हैं। a13 देखिए क्या हो जाएगा, इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस प्लस हो जाएगा 36, यानी कि 72 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह a21 लेंगे, इसके कॉलम रो को ढकेंगे, a21 लेंगे, इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा -60 -90, यानी कि ये हो जाएगा 150। 21 हमारा ऑड है इसलिए नेगेटिव आगे हो गया। a22 लेंगे, अब इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 22 प्लस है तो वैल्यू +2 हो जाएगी। और देखिए इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो आ जाएगा -40 और ये हो जाएगा हमारा 60, यानी कि ये मेरा हो गया 40 - 60, ये हो जाएगा मेरा 100। नेगेटिव है, माइनस क्या हो जाएगा, +2 100 हो जाएगा। इस तरह a23 निकालेंगे। 23 अब इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो 9 2 जा 18 और फिर ये भी हो जाएगा -6 जा 18 में से 10 जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एरो लगाने का मतलब जो है ना, अब इसको हम लोग जो है ना डायरेक्टली को फैक्टर निकाल के हम एडजॉइंट लिखेंगे तो हम डायरेक्टली इसको चेंज करके लिख देंगे। डायरेक्टली जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करके डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, a31 निकालते हैं। a31 देखिए ऐसे लिख करके हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 5 3 जा 15 माइनस प्लस हो जाएगा 60, यानी कि हो जाएगा 75। a32 निकालते हैं तो अब a32 हमारा क्या है, नेगेटिव है तो ऐसे लिख लेते हैं। देखिए दिखाई नहीं दे रहा है आपको, नंबर्स नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख करके सॉल्व कर दे रहा है। तो 5 2 जा 10 -40, आगे नेगेटिव भी हमारा है तो ये होगा -30 को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में 33 निकालते हैं तो देखिए ये हमारा वैल्यू -12 और -4 3 12 भी हो जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा -24। इसको भी हम लोग चेंज करके लिखेंगे और चेंज करके लिखेंगे तो मेरा वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे जब तो किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो इसके रो को कॉलम को रो में चेंज करके लिखेंगे तो ये वैल्यू देखो ये हो जाएगा हमारा 75 110 72 150 -100 0 और थर्ड को जो है ये हो जाएगा 75 30 और -24। ये निकल गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम लोग जो है एडजॉइंट ए जब फाइंड हो गया मेरा तो अब हम ए इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स का मेरा फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो एडजॉइंट ट्रैफिक वैल्यू हमारी कितनी है 75, 110, 72, 100, -100, 0, 75, 30, -24। ठीक है, ए इनवर्स हमारा ये हो गया और अपॉन में 120 हो गया, सॉरी 1200 दिया था, 1200 हो गया 1200। अब इस 1200 को हम चाहे तो बाहर कर सकते हैं या सब में मैट्रिक्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्वेश्चन मान ले रहे हैं फर्स्ट। तो जो दिया था हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स बी, स्टार्टिंग में जो हमने माना था, तो x की जगह पे हमारा क्या होता है u v w, ठीक है। और ए इनवर्स की जो मेरे वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/1200 बाहर रहेगा हमारा, और ये नंबर्स हो जाएंगे 75, 110, 72, 100, -100, 0, 75, 30 और b की वैल्यू हो जाएगी 412, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जो है u v w का वैल्यू फाइंड हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा नंबर था, यही हमारा b होता है, जो इक्वल टू में दिया होता है वही b की वैल्यू होती है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 75 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमको पता है ना, आगे बढ़ते हैं तो इसमें नीचे आते हैं, इस रो को कॉलम की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। और देखो नया मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, इसका ऑर्डर 3 × 3 है और 3 × 1 है, कॉमन कैंसिल होगा तो 3 × 1 ऑर्डर का बन के आएगा मेरा मैट्रिक्स। तो देखो 75 में 4 का करेंगे, 75 × 4 100 × 1, 150 में का गुणा करेंगे 75 × 2 करेंगे, ठीक है ना। 110 × 4 -100 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 2, 72 मल्टीप्लाई बाई 4, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1/1200, ये हो जाएगा 300, 150 ये भी हमारा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 440 -100 + 60, ये हो जाएगा 288 + 0 और 24 में 2 का करेंगे तो 48 हो जाएगा। ये देखिए -24 था पहले से ही, तो -48 होगा, और ये मेरा आ जाएगा 600, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 600, ये भी हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 12 को 400 ये होगा हमारा। अब इस 1200 को डिवाइड करेंगे अलग अलग तीनों में, या हम कॉमन ले सकते हैं, सब में से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब 240 का डिवाइड करेंगे 1200 में, तो इसको कर लेते हैं 12 × 2 = 24, ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो u v w आ गया, ये u v w इधर हमारा है। अब कंपेरिजन करेंगे हम अलग अलग, तो u की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, हमारी 1/2 और v की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और w की वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब u भी तो अपने माना था, अब u का अपोजिट हमारा फॉर्म क्या है, 1/x है, तो 1/x की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू 2 निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और उसी तरह 1/v जो है 1/3 है, तो v को हमने 1/y माना हुआ है, तो 1/y की वैल्यू हो जाएगी 1/y की वैल्यू हो जाएगी 3, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट करेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से 1/z जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। ये निकल गया हमारा x y z की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन फाइंड द डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम बताना क्या होगा। कंडीशन दिया है ए बी सी आर इन ए पी में है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि ए बी सी आर इन ए पी है, तो बी का जो वैल्यू होता है 2b = होता है a + c, ठीक है ना, a + c होता है, 2b की वैल्यू होती है a + c, ठीक है। और उसी के बेस में इस कंडीशन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में,
डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है x+2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है x+2 x+3 x+4 x+3 x+4 x+5 x+a 2a x+2b x+2c। और इसमें जो है गिवन डेटा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर इन AP समांतर श्रेणी में है, तो b टू बी इक्वल टू क्या होता है a+c, ठीक है ना। या a को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 2b - a - c इक्वल 0 हो जाएगा। याद रखना है कि हम लोग 2b - a - c करेंगे तो इसके जगह पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x के टर्म है, अगर हम क्या करते हैं x की वैल्यू को कम कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें अगर मान लो कि R1 के साथ R2 को माइनस कर दें या C1 के साथ C2 को माइनस कर दें तो क्वेश्चन शायद हमारा कंप्लीट हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम। R1 का R2 के साथ माइनस कर दें x - 2a - 2b - 2c है, तो हम कर दे रहे हैं। इसमें देखिए हम ऑपरेशंस लगाते हैं, बिना ऑपरेशंस लगाए एक्सपेंस करेंगे तो मुश्किल होगा। तो पहले हम R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो मेरा टर्म देखो क्या हो जाएगा, तो देखिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2x + 6 2x + 8, ये 2x + 4 भी हो जाएगा। और इसको हम जैसे वैसे लिख लेते हैं x + 4 x + 5 x + 2c, ये हमने जैसे वैसे हमने लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखो यहाँ पे हम जो है ऑपरेशंस लगा रहे हैं। ऑपरेशंस क्या लगा रहे हैं, देखो कि R2 में R2 - R1 + R3 ऐड कर दे रहे हैं। हमने ऑपरेशन लगा दिया, R2 में R2 - R1 + R3 कर दिया R2 के स्टेप में। तो देखो तो ऐसा किया हमने इसीलिए किया कि 0 0 बन गया, ठीक है ना। x+2 x+3 ये 0 0 टर्म आ गया और ये आ गया मेरा 2x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 4b - 2a - 2c होगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2b - a - c हो जाएगा। x+4 x+5 x+ ये 2c रहेगा। और देखो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2b - a - c की वैल्यू दिया हुआ है 0। तो अगर हम इसके जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो जो है सेकेंड रो पूरा 0 हो जाएगा। अब पूरा ये सेकेंड रो 0 का मतलब इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पूरी 0 हो जाएगी। पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 में मिल जाएगी। और इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इस सेकेंड रो हमारा पूरा 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये पूछ रहा था क्या होगा, तो हमने बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट मेरा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये ए दिया हुआ है और इसमें जो है हमें केवल पूछ रहा है कि इसका जो है एक्स वाई दे करके पूछ रहा है कि इसका इन्वर्स ए का मतलब इन्वर्स किस फॉर्म में दिया हुआ है। ये देने का मतलब जो है ना, ये देने का मतलब जो है इसका एक्स वाई जेड क्या है, तो ए इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो इसमें से किसकी इक्वल होगा ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने लिख लिया क्वेश्चन ए इक्वल टू, और ए लिखने के बाद से हम डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे। तो बस एक्स को लेंगे, बाकी तो सारे हमारे एलिमेंट 0 ही हैं। एक्स लेंगे तो इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो ये एक्स वाई जेड आ जाएगा पूरा डिटरमिनेंट ए। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं।
अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट फाइंड करने का रूल होता है मेरा कि या तो अलग अलग इसके एलिमेंट निकालना पड़ेगा हमें, A11 A12 A13 ऐसे कर या हम इसको जीरो, इसको डायरेक्टली हम एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स हैं नहीं, आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट निकालेंगे तो पहला एलिमेंट हमारा x है, इसको ढकेंगे तो y z में 0, ये 0 हो जाएगा 0। आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ZX और ये XY हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया मेरा। तो अगर हम लोग A इनवर्स लिखें तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट A की वैल्यू ये पूरी हो गई हमारी, YZ 0 0 0, 2X 0 0 0, XY। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट A मतलब XYZ से डिवाइड कर देंगे। तो XYZ जब अंदर जाएगा डिवाइड में तो सारे एलिमेंट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट में अलग, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, सब में हम डिवाइड कर लेंगे। तो 1/x का जो डिवाइड होगा तो ये देखो 1/x 1/y 1/z के फॉर्म में आ जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं x इनवर्स 0 0 0, y इनवर्स 0 0, z इनवर्स। ठीक है ना, ये निकल गया मेरा A इनवर्स की वैल्यू। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मेरा सही है और उसी के बेस पे मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। यानी कि देखिए तो मेरा पहला ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया हुआ है A=, और बोल रहा है कि जहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में जो है, 0 से 2 पाई के बीच में जो है डिपेंड कर रही है। तो देखिए हम देखेंगे कि इसके बेस पे अब पूछ रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है। देखिए इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में है हमारा थीटा, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में थीटा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट A 0 है, डिटर्मिनेंट A बिलोंग कर रहा है 2,4 से, डिटर्मिनेंट बिलोंग कर रहा है 2,4, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल के साथ है, या बिलोंग कर रहा है 2,∞ से। तो ये सब देखेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंस करने से हम लोग जान जाएंगे, इसको मतलब सॉल्व करने से हम जान जाएंगे कि कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए किस तरह से होगा ये। देखिए ये देखो ये मेरा टर्म हो गया A=, देखो ये हमारा था क्वेश्चन 19, हमने इसका एक्सपेंस कर दिया, डायरेक्टली हमने इसको एक्सपेंस कर दिया। तो ये मेरा वैल्यू आ गया 2 ब्रैकेट में 1 + sin² थीटा। आप इसको एक्सपेंस करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ थीटा बिलोंग कर रहा है 0,2 पाई के बीच में। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा टर्म पाई है, ये 3π/2 है, और फिर ये 2 पाई पे चला जाता है। ऐसे पूरा एक राउंड लगा रहा है, तो इसी बीच में किसको किसको बिलोंग करेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, मेरा आया हुआ एक्सपेंसन इसका इसका जो है एक्सपेंसन मेरा आया 2 ब्रैकेट 1 + sin² थीटा। तब थीटा को हम 0 मान रहे हैं, ठीक है, या पाई मान रहे हैं, या π/2 मान सकते हैं, या 2 पाई मान रहे हैं। ठीक है, 0 पाई 2 पाई ले रहे हैं, इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेरा वैल्यू आएगा। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 है तो मेरा टर्म आ जाएगा, जो हमने इसका एक्सपेंसन किया था उसमें थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या क्या मेरा टर्म आएगा। देखिए π/2, 3π/2 भी ले लेंगे तो देखेंगे हम इससे वैल्यू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, जब हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं या पाई या 2 पाई रखते हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू हमारी सेम ही आती हैं, पाई का 2 पाई का, क्योंकि जो है ये हमारा जो है n पाई के फॉर्म का रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू 0, तो पता है हमें साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 1 + 0, और 2 1 + 0 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 2 आ गई फर्स्ट चीज़ से। जब हम लोग थीटा की वैल्यू π/2 रखेंगे या 3π/2 रखेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन से हमारा ये वैल्यू हमारी वही आएगी। ठीक है ना, तो हम जानते हैं sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो sin π/2 जब 1 पुट करेंगे हम लोग
या 3π/2 दोनों में से कोई भी टर्म रखेंगे तो मेरा वैल्यू जो है देखो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। तो 270 पे -1 होता है और 90 पे 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 प्लस ये 1 + 1 हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी वैल्यू है 2 और 4 के बीच में, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए हमारा एलिमेंट है किसका, 2, 4 का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और इससे हम लोग जो है ना थीटा दिया था उसको ले करके हमने उसको बता दिया कि थीटा हमारा कहाँ तक डिपेंड करेगा। तो ये मेरा टॉपिक 4 टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट क्या हो गया, समाप्त हो गया। और फिर हम लोग आगे देखेंगे इसके बेस पे अगले एक्सरसाइज, अगला जो है टॉपिक